जिस हिसाब से ट्रंप इंडिया को धमका रहा है, क्या लगता है इंडियन स्टॉक मार्केट गिर सकती है? क्या हमारे ऊपर और टैरिफ लग सकता है? क्या रशियन ऑयल हम खरीदना बंद करेंगे? क्योंकि इस समय पे जो यूएस है वो लगातार हमें वॉर्न करे जा रहा है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केट अब डर नहीं रही है। अगर आप मार्केट को देखोगे तो लास्ट 6 महीने से बिल्कुल भी गिरावट नहीं थी। इवन जब टैरिफ इंप्लीमेंट करने की बात भी हो गई इंडिया पे, तो भी बाजार में इतना कोई घबराने का माहौल नहीं चल रहा। इसके पीछे सिंपल सी बात यह है कि जो मार्केट होता है वो चीजों को डिस्काउंट करता है। मतलब ऐसे इवेंट्स जो मार्केट को पता है पॉसिबली हो सकते हैं, उसको मार्केट डिस्काउंट करने की कोशिश करता है। और मार्केट के अंदर इस समय पर जो सेंटिमेंट है वो ये दर्शाता है कि मार्केट को अभी पता ही नहीं है वो किस डायरेक्शन में जाए। क्या मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए? इस समय पे मार्केट में डेफिनेटली प्रेशर है, लेकिन इसी वजह से आप देखोगे वो डायरेक्शनलेस भी है, क्योंकि मार्केट ना बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा है और ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक जोन के अंदर टिका हुआ है। सो एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारे हाथ में क्या है, और ये जो यूएस इंडिया के पंगे चल रहे हैं इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा और हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, आपके मेरे या हमारे हाथ में एक्चुअली कुछ है ही नहीं। ये सारी की सारी चीज़ें चलेंगी इंडिया और ट्रंप के बीच में, और ट्रंप जो चीज़ चाहता है हाई चांसेस है कि इंडिया वो नहीं कर सकता। अगर हम अपनी एग्रीकल्चर मार्केट ओपन कर दें तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और मोस्ट ऑफ द केसेस में यूएस जो है, इवन ट्रंप जो है, वो यही चाहता है, और ये होने के चांसेस थोड़े से कम हैं। रही बात ट्रेड डील की, तो ट्रेड डील होने के चांसेस डेफिनेटली हाई हैं। अगर एग्रीकल्चर मार्केट हम अपनी नहीं भी खोलते तो भी ऑयल इंपोर्ट हम करना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं यूएसए से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रशिया के साथ हम डेफिनेटली खड़े हुए हैं, लेकिन यूएस भी हमारा एक स्ट्रांग अलाय है जिससे इंडिया पैसा कमाता है। तो हम कितनी भी बातें ये जरूर कर ले कि इंडिया आकर के एक बहुत अच्छा जवाब देगा, जो मंडे को दिया भी, लेकिन वो ऐसा जवाब नहीं है जिससे हर्ट हो यूएस, जिससे हर्ट हो ट्रंप। तो इसी वजह से वो जो एक चुभाने वाले वर्ड्स है ना, वो अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप न्यूज़ देखते होगे या काफ़ी सारे चैनल्स को यूट्यूब पे, वो कह रहे हैं कि क्यों मोदी जी आकर के पिन पॉइंट क्यों नहीं कर रहे ट्रंप को। आप एक चीज़ समझो, अगर मोदी जी आकर के पिन पॉइंट करना शुरू कर दें और कल को जो ट्रेड डील है वो नहीं हो पाती, या फिर जो टैरिफ है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है, सो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी डेफिनेटली हैम्पर होगी। उनको भी ये पता है कि ट्रंप ऐसा नहीं है पूरी ज़िंदगी रहने वाला है। ट्रंप का भी एक टेन्योर है, वो खत्म हुआ, कोई दूसरा प्रेसिडेंट आएगा जिसके साथ इंडिया फिर से हाथ में हाथ दे करके चल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रेड डील नहीं होती है, टैरिफ बहुत ज़्यादा लग जाता है, इससे लॉन्ग टर्म के अंदर इंडिया को ही नुकसान है, इससे यूएस को कोई नुकसान नहीं है। दूसरी चीज़, मोदी जी हमेशा कहते रहते थे कि भाई इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये चीज़ अब साफ साफ दिख रही है हर किसी को कि इंडिया को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यूएस की। हम चाइना के बिल्कुल भी आसपास नहीं है। तो एक चीज़ जहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी मोदी जी की, वो ये है कि वो समझ बूझ करके अपने शब्द यूज़ कर रहे हैं, ना कि किसी के दबाव में आकर के कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं जिससे हमारे देश को नुकसान हो। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बोलना पड़ेगा कि जो मेक इन इंडिया का प्लान था वो पूरी तरीके से खराब होता हुआ जा चुका है। लेकिन इससे हमें एक सीख मिलती है। वो सीख ये है कि एज एन इंडियन यहाँ पे हमें सपोर्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। मैं गवर्नमेंट को काफ़ी सारी चीज़ों पे क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, जैसे जॉब जनरेशन नहीं है, या रशिया से सस्ते प्राइस में ऑयल खरीदा तो हम जो कंज्यूमर हैं हमें वो बेनिफिट पास ऑन क्यों नहीं किया गया। ये सारी चीज़ें मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ क्योंकि ये सच है। बट प्रॉब्लम ये है कि इस समय पे गवर्नमेंट और इंडिया के बीच में लड़ाई नहीं है। इस समय पे प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट और यूएस के बीच में लड़ाई है। और यहाँ पे अगर हमें जीतना एज ए इंडियन, अगर हमें जीतना है कि हम अपना स्टांस रखें, हम एक्चुअली लड़ पाएं यूएस से, तो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं लड़ सकती, उसके साथ कंज्यूमर को भी लड़ना पड़ेगा कि आप लेकर क्या हो। मैं खोलता हूं अपनी मार्केट आपके लिए, लेकिन एज एन इंडियन हम आपके प्रोडक्ट ही नहीं खरीदेंगे। डेफिनेटली हमें कुछ प्रोडक्ट यूएस से खरीदने पड़ेंगे, लेकिन इसके बावजूद जो इंडियंस हैं वो चाहे तो पुश बैक कर सकते हैं। सेकेंड चीज, क्या इससे इंडिया की इकोनॉमी पे इंपैक्ट आएगा? शायद शॉर्ट टर्म में ना आए, लेकिन इन लॉन्ग टर्म डेफिनेटली आएगा। सो जो मेक इन इंडिया इनिशियली बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, मेरे हिसाब से इस समय पे उसको इंप्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है। छोटे लोग जो एक्चुअली इस समय पे बिजनेस करना चाहते हैं, गवर्नमेंट उससे सपोर्ट करे, अपने प्रोसेस को आसान बनाए ताकि लोग बिजनेस कर पाए, मैन्युफैक्चरिंग को और ज्यादा पुश दे, और आसानी से जो बेनिफिट बनाया गया है बिजनेसमैन के लिए वो उसे दिया जाए। इवन बड़े बिजनेसमैन को ही नहीं, जो छोटे निवेशक हैं या छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको वो बेनिफिट दिया जाए ताकि जो हमारा देश है वो ग्रो कर पाए। लेकिन नेट नेट अगर हम बात करें आज क्या कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट आज कैसे दिखती है, देखो इस समय
समय पे स्टॉक मार्केट डायरेक्शनलेस है, इस समय स्टॉक मार्केट प्रेशर में है। सो एज ऑफ नाउ जो हमारा पास्ट डेटा हमें देख करके बताता है कि जब मार्केट ऐसी सिचुएशन में होती है, सो बेस्ट केस सिनेरियो होता है कि कैश पर बैठना, मतलब अगर आपके पास कैश है सो कैश को होल्ड करना। आपको हमेशा लोग बोलते हैं कि जब मार्केट नीचे गिर रही हो ना तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, विच इज़ राइट, इवन मैं भी यही चीज़ बोलता हूँ। लेकिन इस समय पे मार्केट को पता ही नहीं है उसे नीचे जाना है या ऊपर जाना है, जो आगे का विजन है वही पूरा ब्लर है। जैसे कुछ टाइम पहले तक हमें ये लगता था कि मार्केट ऊपर जाएगी, इवन मुझे भी ये लगता था कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन जिस हिसाब से इतने ज़्यादा तीर छोड़े जा रहे हैं यूएस की साइड से इंडिया को, वो देख करके लग रहा है कि अब चीज़ें थोड़ी सी सीरियस होते जा रही हैं। अगर हमें ट्रेड डील नहीं मिलती तो हमारे बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिस पे इंपैक्ट आ सकता है, जैसे फार्मास्यूटिकल, आईटी, डायमंड वाला सेक्टर, मटेरियल, इन सारे के सारे सेक्टर्स पे बहुत मेजर इंपैक्ट आएगा। सो इन सेक्टर्स से थोड़ा बच के रहना एक अच्छा ऑप्शन होगा। इन सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। इवन जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं वो एक्चुअली प्रेशर में इस समय पे है, क्योंकि जो ग्लोबल आईटी लॉजिक है वही चेंज हो गया है। अभी तक क्या होता था कि यूएस के अंदर कोई प्रोडक्ट बनता था, पूरा आइडिया वहाँ से आता था और इंडिया उसे बैक एंड सपोर्ट देता था। बट एआई के आने की वजह से जो इंडियन आईटी कंपनी है उनका बिजनेस मॉडल ही चेंज हो गया है और काफ़ी सारे आईटी फर्म्स हैं जो या तो जॉब से निकाल रहे हैं लोगों को या उन्हें पता नहीं है कि ऐसे पिवट करना है। और यही चीज़ आपको इस समय पे इंडियन इकोनॉमी में दिख रही है। इसीलिए जो बड़ी कंपनियां होती थी जो अच्छे रेवेन्यूज लेकर के आती थी, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, अब इनके रेवेन्यूज कंप्रेस होते हुए दिख रहे हैं और कोई ग्रोथ का ऑप्शन इस समय पे विजिबल नहीं है इंडियन आईटी सेक्टर के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आईटी का जो वैल्यूएशन है वो सस्ता है। सो आईटी के अंदर खोने के लिए कुछ नहीं है। जैसे आज से 6-7 महीने पहले बैंक के अंदर खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, इसी तरीके से आईटी के अंदर खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप इंडाइसेस वाइज जाओगे तो डेफिनेटली यहाँ पाने के लिए भी ज़्यादा चीज़ें नहीं दिख रही हैं। इस समय पे स्टॉक पर्सपेक्टिव पे चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, जैसे कोफोर्ज हो गया, परसिस्टेंट सिस्टम हो गया, केपीआईटी हो गई, ये एक ग्रोथ सेगमेंट है। लेकिन आप ये मानो कि अगर टैरिफ लगता है तो इन सब पर भी इम्पैक्ट आएगा। तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली ध्यान में रखनी है। इसका दूसरा पर्सपेक्टिव भी हो सकता है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा, वो ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो सेक्टर स्पेसिफिक चीज़ों पे हिट करे। जैसे आपको पता होगा बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, उस पर कम टैरिफ लगाए। क्यों? क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर हमारा जो है वो महंगा हो जाएगा यूएस में। अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर 25% का टैरिफ है और बाकी देशों के ऊपर 20% के अंदर ही कहीं ना कहीं। सो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा सामान महंगा हो जाएगा, मतलब हमारे कपड़े महंगे हो जाएंगे और हम बांग्लादेश की इंडस्ट्री से कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। वहीं पे दूसरी तरफ आईटी और फार्मास्यूटिकल के अंदर इंडियन डोमिनेट करते हैं, तो हो सकता है उसके ऊपर टैरिफ ना लगे। अभी ऐसा कोई ऑफिशियल न्यूज सामने नहीं आई है जहां पे कंफर्मेशन हो, वरना मैं आपके साथ शेयर कर देता। लेकिन नेट एज अ इन्वेस्टर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जहां पे आप 10 साल 15 साल के लिए देख रहे हो म्यूचुअल फंड, वहां पर भी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगर यहाँ पे ट्रेड डील नहीं होती और ये चीज़ एस्केलेट हो जाती है और हमारी जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से डील नहीं कर पाती, तो इस केस के अंदर लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे इम्पैक्ट आ जाएगा। मतलब वैल्यूएशन करेक्ट होगी। जो चीज़ जापान के अंदर हुई थी कि भाई 10 साल तक मार्केट नहीं चली थी, हो सकता है वो इंडिया के अंदर भी हो जाए। ये हो सकता है मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चांसेस 1% के आसपास हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ भी हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। इसलिए कैश हमारे पास होना चाहिए। 10-20% का कैश एलोकेशन आप बढ़ा लो अपने पास, और कैश के अंदर अगर बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर ये डील नहीं हो पाती तो ग्रोथ हैम्पर होगी, और जब ग्रोथ हैम्पर होगी तो वैल्यूएशन की वजह से मार्केट में करेक्शन आएगा, और मार्केट में करेक्शन आएगा तो हो सकता है जब तक ग्रोथ वापस ना आए मार्केट करेक्ट रहे। तो इसीलिए कैश होल्ड करना ज़रूरी है ताकि अच्छे प्राइस पे हम चीज़ों को खरीद पाएं। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन एज अ इन्वेस्टर मैं आज भी बुलिश हूं इंडिया के ऊपर, लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा कॉशियस अप्रोच मैं भी आजमा रहा हूं। जहां जहां मेरे को प्रॉफिट था, थोड़ा बहुत पैसा मैंने वहां से निकाला है। अभी मैं भी कैश के ऊपर बैठा हुआ हूं, और जैसे जैसे बाजार में करेक्शन आएगा और क्लैरिटी आएगी, वैसे वैसे आगे का अप्रोच मैं डिसाइड करने वाला हूं। काफ़ी अलग अलग जगह से मैंने इन्वेस्टिंग निकाली है अपनी, और अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई कर रहा हूं। लाइक इंडिया के अंदर ही नहीं, अब मैं धीरे धीरे यूएस की मार्केट को भी एक्सप्लोर कर रहा हूं, और अगर लोग इंटरेस्टेड होंगे तो वहां के बारे में भी डिस्कस करना शुरू करेंगे। मैं भी काफ़ी नया इन्वेस्टर हूं यूएस की मार्केट में, तो जितना आता है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो सिंपल सी बात यह है, थोड़ा सा कॉशियस रहना अच्छी बात है, और 10% महंगा खरीदना इट्स फाइन कि भाई 20% के लॉस में हम बैठे हों। सो ये चीज़ मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी जो इस समय पे मार्केट के अंदर चल रहा है। आई होप वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।